अगर आपने ये पॉडकास्ट देख लिया है तो आपका 5 से 10 लाख रुपए का तो फ़ायदा इमीडिएट होने वाला है। मैं आपको एकदम कंफर्म बताता हूँ, इधर-उधर की बात नहीं, 500 का नोट बंद होगा ही। आई थिंक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर गोल्ड आपका 2026 एंड तक आपका 2 लाख के आसपास आपको टच होता हुआ दिखेगा और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो आगे के 30 साल या जो समय आ रहा है ये वाला, ये महामारी, युद्ध, बीमारी का है। आगे चल के कोई कोरोना टाइप की जो बीमारी है फिर से वायरल हो जाए, तो इस समय आपका शेयर मार्केट देखिए, मैं निराशा के साथ कहूँगा कि काफ़ी लो लेवल पे जा सकता है। सेंसेक्स भी शायद 85 तक हाईएस्ट दिया था, उससे भी ज़्यादा फिर 75 पर आ गया। 75 पर आ गया, ये 50 तक जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ 29-30 में, तो इस सिल्वर को आप बहुत आसानी से 8 से 9 लाख के लेवल पे देखेंगे। तो मैं अगर कहूँ तो रियल इस्टेट का क्रैश ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन हमें अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन क्या 2026 के साल में दुनिया में कोई और जंग शुरू होती हुई आपको नजर आती है? भारत पाकिस्तान, बीजेपी सत्ता में रहेगी कम से कम 2044 तक। पुरानी प्रेडिक्शन है, योगी आदित्यनाथ आएंगे, भारत में प्रधानमंत्री का पद धारण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच अंकित अग्निहोत्री जी। सोशल मीडिया और खासतौर से यूट्यूब पर फैले हुए फेक एस्ट्रोलॉजर्स और बाबाओं की वजह से अगर आप भी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उन्हें सुनने के बाद आप पहले से ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके मन को सुकून देने वाला होगा, ज्योतिष और अंधविश्वास के बीच के फर्क को समझाने वाला होगा और ज्योतिष आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, आपकी कैसे मदद कर सकता है बिना डराए, ये समझाने वाला होगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अंकित अग्निहोत्री जी का। नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार, और जो ये दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप और जो लोग भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जो लोग भी इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा नीम करोली बाबा का एक जयकारा जरूर लगाएं। फिर शुरू करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल जी। जी तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसे जी लेकर लोगों के मन में बड़ा डाउट है, क्योंकि तरह तरह के ज्योतिषियों को उन लोगों ने सुन रखा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आने वाला वक्त कितना बुरा होने वाला है, कितना खराब होने वाला है, उनके जीवन पर पता नहीं कौन सा संकट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, डिटेल में। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं रैपिड फायर के साथ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शर्त बस इतनी सी है कि आपका जवाब एक लाइन में या एक शब्द में होगा। जिन सवालों को हम रैपिड फायर में लेंगे, इसके बाद इन्हीं सवालों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तैयार हैं आप रैपिड फायर के बिल्कुल लिए? सर। चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न ये है जो इस समय पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आती है युद्ध की वजह से? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आंसर दूं तो हाँ, बाकी डिटेल में हम बताएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिकल क्राइसिस इंडिकेटेड है। 2026 और 27 में दुनिया और भारत क्या एक बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं? आई थिंक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है। क्या इस युद्ध की वजह से तेल, गैस और महंगाई आने वाले समय में एक आम आदमी की कमर तोड़ सकती है? कमर तोड़ना या कहें इनके जो रेट हैं ये थोड़े से प्रभावित कर सकते हैं आम जनमानस को, जो बढ़ते हुए नजर आते हैं बढ़ते आपको? हुए नजर आते हैं। ठीक। ज्योतिष के हिसाब से आर्थिक रूप से मजबूत बनने का एक सबसे बड़ा उपाय क्या है? ज्योतिष के हिसाब से तो सबसे, अगर आप अपनी इकोनॉमिकल अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ पढ़ें। आपके जीवन में आर्थिक और हर तरीके की उन्नति होगी। 2025 में सोने की कीमतों ने करीब करीब डबल रिटर्न दिया। 2026 अप्रैल से आगे सोने की चाल कैसी नजर आती है? सोने की चाल बढ़ेगी डेफिनेटली, और आज का जो लेवल है उससे काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। रेट को लेकर कोई प्रिडिक्शन 2026 अंत के लिए? लगभग 2 लाख के आसपास। ठीक। सिल्वर में भी जबरदस्त वॉलेटिलिटी है, उसे लेकर कोई प्रिडिक्शन आप करना चाहेंगे? 3-3.5 लाख के आसपास 2026 अंत तक अंत तक। 3-3.5 लाख। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड वर्सेस सिल्वर वर्सेस कॉपर, आपका पसंदीदा ज्योतिष दृष्टिकोण से क्या होगा? देखिए, कॉपर को लेके हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया भी अपने चैनल में, और मुझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों जगह कॉपर ज़्यादा अच्छा लगता है। डिटेल में मैं रीज़न बाद में बता दूंगा। ठीक। मेरी अगर पसंद पूछे तो कॉपर। ठीक है। क्या बैंक्स पर कोई संकट आने वाला है? क्या आम लोगों को बैंक से पैसा निकालकर घर में रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उल्टा जिनके पास कैश हो वो बैंक में जाके जमा कर दे।
स्टॉक मार्केट का भविष्य भारत के लिहाज से कैसा नजर आता है? ऊपर ये जाएगा या स्टेबल? वॉलेटाइल, काफ़ी वॉलेटाइल, तो जो लोग सट्टा खेलते हैं या शॉर्ट टर्म करते हैं, बचे। रियल एस्टेट में हमने देखा युद्ध की वजह से दुबई में क्या हाल हुआ, अचानक से रियल एस्टेट क्रैश होता है। भारत का रियल एस्टेट यहां से आगे बूम करेगा या क्रैश करेगा? क्रैश करेगा। क्रैश करेगा। क्या ये हालात वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हैं? ऑलमोस्ट। सीज फायर अभी चल रहा है, हो सकता है ये पॉडकास्ट अपलोड हो तब तक ये सीज फायर खत्म हो चुका हो। क्या आपको लगता है कि ये सीज फायर दिखावा है, आगे युद्ध बाकी है? मेरे हिसाब से ये जो सीज फायर है, क्षणिक है। ये जो युद्ध है, अभी चलेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट पर अचानक से दुनिया और पूरा भारत निर्भर करने लग गए हैं। जी। क्या हॉर्मूज स्ट्रेट भारत के लिए आने वाले वक्त में बंद हो सकता है? नहीं। खुला रहेगा। जी। भारत को किसी तरीके के ऑयल गैस क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा? क्राइसिस तो नहीं, शॉर्टेज का करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है। क्या ईरान इस्लामिक देशों का लीडर बनकर उभरेगा? नहीं। ठीक है। इजराइल और खासतौर से नेतन्याहू, इनका भविष्य क्या नजर आता है? बहुत बेहतर। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने का योग बन रहा है, क्योंकि बार बार रक्षा मंत्री धमकियां दे रहे हैं? डेफिनेटली। 2026 मोदी के लिए कैसा रहेगा? 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद टफ। कई और घटनाएं। टफ। टफ रहने वाला है। ट्रंप, क्या उन पर महाभियोग चलता या वो कुर्सी से हटते हुए नजर आते हैं? मिड टर्म इलेक्शन 2026 के बाद महाभियोग लगेगा, बट कुर्सी से नहीं हटेंगे। योगी वर्सेस अखिलेश। योगी। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर क्या अब खत्म नजर आता है आपको? खत्म, रिटायरमेंट। राघव चड्ढा यहां से राइज या फिर पॉलिटिक्स से फॉल। एग्जिट? पॉलिटिक्स खत्म। ठीक है, मैं शुरुआत करना चाहता हूं रैपिड फायर के बाद हम्म, धन की बात से, हम्म, पैसे की बात से। और पैसे की बात से इसलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर में युद्ध बढ़ रहे हैं, उससे ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ गया है और भारत पर भी नजर आ रहा है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है बहुत बड़ा आ सकता है। अब ऐसे में जो व्यक्ति अपने लिए सोचता है, वो ये सोचता है कि मुझ पर इस आर्थिक हम्म, संकट का कम से कम असर हो। ठीक तो बात है। सबसे पहले मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं कि अगर आपको इस आर्थिक संकट से बचना है, हम्म। जो कि अब ट्रंप के द्वारा दुनिया पर थोप दिया गया है, जी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसकी राशि कोई भी हो, उसके ग्रह नक्षत्र कुछ भी चल रहे हो, वो अपने आप को इस समय फाइनेंशियली बचाने के लिए, सेफ रहने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी पूछे तो इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। एकमात्र रेमेडी जो आपके 9 के 9 प्लैनेट को एकदम ठीक कर सकती है, अलाइनमेंट में ले जा सकती है, वो है विष्णु सहस्त्रनाम। अगर आप अपने जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, या जो दर्शक सुन रहे हैं वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नीम करोली बाबा को फॉलो करें, उनकी प्रार्थनाओं को अपने जीवन में अंगीकार करें, क्योंकि मैंने उनका व्यक्तिगत अनुभव जिया है, तो आपका जीवन बदलेगा। प्लस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, इनके साथ आपका जो पुरुषार्थ हो, इस समय और ज़्यादा हो। हम्म। अगर आप सामान्य समय में कम काम करते हैं, तो इस समय आप ज़्यादा काम करें। आने वाले समय के लिए अपने आप को ज़्यादा मजबूत करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम, नीम करोली बाबा को फॉलो करते हुए आप अपना काम करते जाइए। देखिए, संकट आएंगे जाएंगे। हम कोविड से भी निकल गए, तो हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर वैसे भी कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का अगर पाठ करता है, तो आर्थिक नहीं, मैं कहूँगा उसके जीवन में हर क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति होगी। हर क्षेत्र में वो राइज करेगा। जब जब युद्ध होते हैं, एक सबसे बुरा असर होता है इंडस्ट्री पर, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्री या प्रोडक्शन बढ़ना या नए हम्म, स्टार्टअप शुरू होना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, सीमित जी। हो जाता है। हमने यहाँ तक भी देखा कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं, क्योंकि युद्ध इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि बहुत जगहों पर इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। ऐसे में कई लोग जो है वो घर बैठकर इन्वेस्टमेंट करने के जरिए पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक बात है। 2025 में ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट निकल कर आए जो कई सालों से वैसे बड़े स्लो मूवमेंट दिखाते थे, जैसे जी। कि सोना हो गया, चांदी हो गई। लेकिन 2025 से अब तक उन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिया है। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ग्रह नक्षत्रों की वो कौन सी स्थिति है जिसने सोने और चांदी के दाम को अचानक से रॉकेट बना दिया, उसमें आग लगा दी, उनकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई। और फिर मैं इनके रेट्स पर बात करूंगा, फिर बात करूंगा कि इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या ज्योतिष दृष्टिकोण से। देखिए, आप सोने और चांदी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में सोने के लिए हम बेसिकली सूर्य का प्रयोग करते हैं। जुपिटर की पोजीशन को हम देखते हैं। चांदी यानी सिल्वर के लिए मून की पोजीशंस। तो पीछे जो ट्रांजैक्शंस चल रहे थे, वो इनके लिए सपोर्टिव दिख रहे थे मुझे। आप कॉपर की बात करें, कॉपर के लिए जो मुख्य रूप से जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, वो है मंगल। भारत में आपने देखा मंगल की दशा भी एक्टिवेटेड हुई थी आपकी सितंबर 2025 में, और ये आगे भी रहेगी।
मंगल और कॉपर का ये जो कॉम्बिनेशन है, इनके रेट बढ़ रहे हैं। जैसे आप कॉपर पे का डिटेल समझना चाहें तो आने वाले टाइम में प्रैक्टिकली भी आपका जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, चाहे आपका एआई हो, चाहे क्लाउड सर्वर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप डिफेंस सेक्टर सोच लीजिए, हर जगह कॉपर का यूज़ बढ़ना ही बढ़ना है। सबमरीन हो, एयरक्राफ्ट हो, सब जगह। तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये इतने अभी हाई चले गए थे और इतने हाई जाने के बाद करेक्शन होना स्वाभाविक है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो करेक्शन हुआ है, ये ठीक है। और इस टाइम जो लेवल चल रहे हैं, चाहे गोल्ड के हों, चाहे कॉपर के हों, मैं थोड़ा-सा रोकना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर से बेहतर इन्वेस्टमेंट कॉपर है। भविष्य की दृष्टि में जो कॉपर है आपका, ये ऑयल को रिप्लेस कर देगा। इतना बड़ा इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। अगर जो लोग कर सकते हैं इन्वेस्ट, उन्हें कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉपर में, कॉपर से रिलेटेड जो भारत सरकार की भी कुछ कंपनियां हैं, उनमें, या डायरेक्ट जैसे आपका न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है, हुँ, ठीक है, लंदन मेटल एक्सचेंज है, और हमारे यहाँ एमसीएक्स है। हुँ। तो इसमें भी आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं अपनी सोच समझ के हिसाब से। हाँ, वो लोग ना करें जो इमीडिएट इसमें वो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल का फ्यूचर देखते हैं। गोल्ड के लिए भी मैं कहूँगा, अभी जो लेवल चल रहा है वो ठीक लेवल आप पकड़ लो। ये बढ़ने वाला है, और जून के बाद से खासकर जब जुपिटर का भी ट्रांजिट 2 जून के बाद आपका कर्क राशि या कैंसर में हो जाएगा, तो ये और बढ़ेगा। और देखिए, यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी जो जगह आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम में, तो मेरी जो सजेशन है वो एक आपका अच्छा सा फ्यूचर बनाएगा। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने आज एक 50 का लिया और अगले दिन एक 45 का हो गया तो हम परेशान हो गए। इसमें आप लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, 1 साल की, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी चीज़ें वॉलेटाइल चल रही हैं। हाँ, शेयर मार्केट जैसी जो चीज़ें हैं, ये डिफ़िकल्ट है इस नहीं, मैं टाइम। थोड़ा-सा सोने पर आना चाहता हूँ। जी। क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख कर के रेट के प्रेडिक्शन भी किए जा सकते हैं? या आप ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से पॉज़िटिव आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा 2 लाख तक सोना जी, 2026 के अंत तक जाता जा नज़र आता सकता है। है। क्या ज्योतिष कैलकुलेशन से रेट भी प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। ज्योतिष कैलकुलेशन से आपका सूर्य की स्थिति को देख के आने वाले समय के जो ट्रांजिट हैं, दशाएँ हैं, जैसे भारत की कुंडली की आप बात कर लें, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनती है, ठीक है? जैसे जिस टाइम आपका नववर्ष होता है, और उस टाइम आपका एक जब सूर्य मेष राशि में जाता है, तो हम मेष संक्रांति की भी एक कुंडली बनाते हैं। तो इन ट्रांजिट्स को हम चेक करके बता सकते हैं। आप देखिए, जो हमारा पुराना पंचांग अगर आप कभी उठाएँगे, तो वहाँ पर इनकी बड़े आसानी के साथ प्रेडिक्शन की जाती है कमोडिटी की, चाहे वो गेहूँ हो, अनाज हो, कि कैसी स्थिति रहने वाली है प्लैनेटरी पोज़ीशंस की, तो इन चीज़ों को किया जा सकता है। और इन्हीं के आधार पर जो फ्लक्चुएशन है, उनको कैलकुलेट करके कई लोग स्टॉक मार्केट में भी शेयर के लिए करते हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशंस पे पकड़ अच्छी है, और आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस शेयर के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए आप निकालना चाहते हैं, उसके विषय में आपको एस्ट्रोलॉजिकली लिंक अच्छा है, तो आप इनको निकाल सकते तो हैं। आपका ये मानना है कि 2026 के अंत तक 2 लाख, और जो लोग और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या ये बुल रन ऐसा जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, जो ये मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पर गोल्ड आपका 2026 एंड तक आपका 2 लाख के आसपास आपको टच होता हुआ दिखेगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अभी पीछे देखा है, एक 65, 70, बिल्कुल। 85 तक, तो ये सामान्य है, ठीक हुँ, है। लॉन्ग टर्म में जो जा रहे हैं, जो लोग जो 2029-30 का टारगेट हुँ, देख रहे हैं, यानी हुँ। अगले 3 से 4 साल का, तो मैं एक प्रेडिक्शन बहुत क्लियर कर देता हूँ। इसको 5 लाख के लेवल पे आप बहुत आसानी के साथ टच होते हुए देखेंगे। कितने समय में? 2029 तक? 2029 तक बहुत आसानी 5 से। लाख तक टच उसका होते हुए। कारण है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी हमें चीज़ें लिंक करके बतानी हुँ, चाहिए। उसके 1-2 कारण हैं। इस टाइम जो जियोपॉलिटिक्स में स्थिति चल रही, भारत में जो दशा का प्रभाव है, और एक टर्म और यूज़ होने वाला है, रोहिणी सकट। ये पद्म पुराण में इसका रेफ़रेंस है, उत्तराखंड में जब भगवान शिव और नारद जी की आपस में कन्वर्सेशन हो रही है कि अब आपका जो शनि है, वो रोहिणी नक्षत्र में जाने वाला है। तो हुँ, अब जो आगे के 30 साल या जो समय आ रहा है ये वाला, ये महामारी, युद्ध, बीमारी का है। हुँ। तो ये आप जाके दशरथ जी को इन्फॉर्म कर दो। तो दशरथ जी को जब इन्फॉर्म किया गया, तो दशरथ जी ने प्रार्थना की शनि से कि आप मेरे राज्य में इस तरीके का ट्रांजिट मत करो। तो इसीलिए आप देखते हैं, जब शनि बहुत पीड़ित होता है किसी व्यक्ति का, तो दशरथ कृत शनि श्रोत भी कहा जाता है कि आप करो। तो ये एक ट्रांज़ैक्शंस आ रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है, आगे चल के कोई किसी तरीके की कोरोना टाइप की जो बीमारी है फिर से वायरल हो जाए,
तो ये जो समय है बड़ा वैसा रहने वाला है। तो इस समय आपका शेयर मार्केट देखिए मैं निराशा के साथ कहूँगा कि काफ़ी लो लेवल पे जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट यही है जो आपको अगले 2 से 3 साल में एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न्स क्योंकि दे आपने सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बात कर ही दी है, तो पिछले कुछ वक्त में विदेशी निवेशकों ने, जिन्हें एफआईआईज़ कहा जाता है, उन्होंने जी, खूब पैसा भारत के मार्केट से निकाल लिया है। निकाल लिया है। युद्ध की वजह से स्टॉक मार्केट वैसे भी दबाव में है। जी। ऑयल एंड गैस का क्राइसिस पहले से नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए सलाह क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप इस तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको अगले 6 महीने में रिटर्न आ जाए तो मुझे मुश्किल लगता है। यानी यहाँ से आगे अभी मैं यहाँ 2026 अच्छा नहीं पर है। जैसे 2 टर्म यूज़ होते हैं, तेज़ी और मंदी। तो बिल्कुल। यहाँ पर मंदी का रुख अख्तियार किया हुआ है। कब तक? ये रहेगा सर अभी 26-27 तक ये रहने वाला है। 2026 और 27 27 ये तक मंदी रहेगा में ही और रहेगा मैं अगर मार्केट। भारत के सेंसेक्स की बात करूँ तो हाँ। मुझे वो बहुत दिन दूर नहीं दिखते अगले जो टाइम ड्यूरेशन बताया मैंने कि ये सेंसेक्स अभी शायद 85 तक हाईएस्ट दिया था उससे भी ज़्यादा अभी फिर 75 पर आ गया। 75 पर आ गया ये 50 तक जाएगा। 50 तक गिर तो सकता है ये। मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा सजेशन है प्रेडिक्शन कर रहे हैं हाँ, आप। 50 तक जाएगा आपका ये ये क्योंकि 2026 में या 27 में? 26 और 27 के बीच में यानी कि आप एंड से मान के चलिए और 27 आपका मार्च अप्रैल तक जो कंडीशन बनेगी 50-55 इन रेट के बहुत आसपास लोगों के दिलों की धड़कन को आप रोक देंगे ये कहकर। नहीं मैं कहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा भी अवसर है। हाँ। तो इस टाइम आपको वो हर चीज़ डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी जैसे एचडीएफसी है बैंक है हुँ। इसके शेयर महंगे होते हैं तो आपको तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके पास पैसा लगा के 2-3 साल का पोटेंशियल है तो उनके लिए तो मैं कहूँगा आप हर 10,000 के बेंचमार्क पे जब गिरे आप अपने पैसे लगाओ और आप देखो जैसे कोरोना में फिर से गिरा वापस था। गिरा था हमने तो शायद 20-22 हज़ार तक आ गया था। 28,000 तक से 85,000 तक का सफ़र हमने देखा। हाँ तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे तो बड़ा अच्छा रिटर्न उनको मिल जाएगा जैसे ये आपका लेकिन जो ऑलरेडी मोटा पैसा लगाकर बैठे हैं, उनके लिए दिक्कत है। अब देखिए उनके लिए तो दिक्कत हो सकती है लेकिन वो भी वेट करें लॉन्ग टर्म में और उनको मैं थोड़ा बहुत ही शेयर मार्केट जानता हूँ उनको एवरेज करना चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन में 2026-27 तो आपने कह दिया कि स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं लेकिन उनको भी दूर कहूँगा दूर रहें जो लोग ये इंट्राडे करते हैं हाँ। फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं जो माहिर हो ट्रेंड हो उनकी हुँ। बात अलग है नौसिखिए तो इस टाइम बिल्कुल ना उतरें इस फील्ड में 27 के बाद? 27-28 के बाद धीमे धीमे ये ग्रो करेगा और मुझे लगता है कि मैं जो टाइम ड्यूरेशन देखता हूँ 28-29 तक ये वापस से अपना जो देखिए शेयर मार्केट तो बढ़ना ही है बढ़ना ही है। ये वापस से 1 लाख प्लस जाएगा तो आप देखिए हुँ। आपने अगर 50,000 के लेवल पे कोई चीज़ लगाई है और आपको अगले 2-3 साल में उससे 100% रिटर्न आ रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। चांदी की हम बात करते हैं, 4,10,000 के लेवल तक हाँ चांदी पहुँची और 4-10 पे फिर गिर देखिए। के 2.5 लाख, पौने 3 लाख के लेवल पर वो आ गई। अब इसमें मैं थोड़ा-सा ज्योतिष की गणना समझना चाहता हूँ। वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, वो क्या योग ऐसा बना कि चांदी अचानक से, जो इतने वर्षों में हम्म, इतनी धीमी ग्रोथ के साथ चल रही थी, वो अचानक से 4 लाख के लेवल को क्रॉस कर जाती है और इस वक़्त भी वो ढाई पौने 3 लाख पर है? देखिए चांदी के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल प्लानिट है वो सिल्वर है यानी कि सॉरी चांदी के लिए जो प्लानिट है मंगल है। हुँ। गलत बोल रहा हूँ इसको आपको कट जी, करना जी, पड़े। जी। चांदी के लिए जो आपका जो प्लैनेट है वो मून है, चंद्रमा है, ठीक है? चंद्रमा की स्थिति देखकर ही लोगों को भी एडवाइस किया जाता है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो भारत में अगर आप देखें तो सितंबर से पहले किस प्लैनेट की दशा चल रही थी? चंद्रमा की दशा चल रही थी, ठीक है? चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर इस तरीके से दशाओं का क्रम चलता है और चंद्रमा सिल्वर था। तो ये जब दशा खत्म भी हो रही थी तो उसने एक फ्लक्चुएशन किया। एस्ट्रोलॉजिकली और भी बहुत सारी चीज़ें रहीं। दूसरा अगर हम प्रैक्टिकली भी लें तो ऐसी सिचुएशंस में जो एक्सेप्टेड जो आपका कई कंट्रीज़ ने बाई भी की चाँदी के अपने जो स्टॉक है उनको बढ़ाया, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कि आने वाले समय में आपने जैसे एक वर्ड यूज़ किया कि एफआईज़ ने पैसे निकाले, तो इस तरफ जो उनके सेंट्रल बैंक थे बड़े-बड़े देशों के, उन्होंने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया फ्यूचर के एस्पेक्ट से। अब थोड़ा-सा अभी क्राइसिस चल रहा है क्योंकि कोई चीज़ बूम पर गई थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे प्राइसेस मैं कहूँगा, कंपेयर देन टू 1 साल अगर आप देख लें, हुँ। ठीक है? तो ये जो प्राइसेस हैं, ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। आज अगर आप 2 लाख, सवा 2 लाख जो भी चल रहा है रेट, अगर आप आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे इसका फ्यूचर अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ 29-30 में, तो इस सिल्वर को आप बहुत आसानी से 8 से 9 लाख के लेवल पे देखेंगे। मैं 2026 एंड की बात करूँ तो वापस से 3 साढ़े 3 लाख के लेवल पे ही आसानी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनकी सोच है बट अगर करते हैं तो इनके फ्यूचर तो अच्छे हैं।
और एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लगता है कि इसमें लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम आदमी की रीच से सोना और चांदी, खास तौर से जो लोग ज्वेलरी पहनना पसंद करते थे, जी, वो थोड़ा-सा वो बाहर तो हो देखिए जाएगा? दूर होगा, डेफ़िनेटली दूर होगा, लेकिन आजकल हमारी सरकार की कई ऐसी योजनाएँ हैं जहाँ पर आप डिजिटली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अमाउंट की आवश्यकता है, तो उस हुँ। तरीके से आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 चीज़ों को लेकर हमारे पास अब क्लैरिटी है। आपने सोने को लेकर कह दिया कि यहाँ से आगे चढ़ता हुआ नज़र आता है, चाँदी चढ़ती हुई नज़र आती है, कॉपर का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है और आपने कहा स्टॉक मार्केट दबाव में रहेगा। दबाव अब में बारी रहेगा। आती है रियल एस्टेट की। धन की बात में अगला मुद्दा है रियल एस्टेट। जी। रियल एस्टेट युद्ध की वजह से मिडल ईस्ट में बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुआ है। भारत के रियल एस्टेट को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? जो लोग घर खरीदना चाहते हैं अपना रहने के लिए और वो जो सिर्फ़ उसे इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक। पहले तो आपका जो आज ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं आप लोग, अगर आपने ये पॉडकास्ट देख लिया है तो आपका 5 से 10 लाख रुपए का तो फ़ायदा इमीडिएट होने वाला है। और जो घर खरीदने जा रहे हैं वो तो ज़रूर देखें और थोड़ा-सा रुक जाएँ। अब बात कर लेते हैं रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट की अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस मैं आपको दूँ जो हमने कैलकुलेशन की है, अगर आप अक्टूबर-नवंबर में जाएँ इसी साल, तो जो करंट लेवल है यहाँ से आप 10% का क्रैश देखेंगे। क्रैश देखेंगे। क्रैश देखेंगे यानी कि आज अगर कोई फ्लैट आप 1 एक सीआर में परचेज़ कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से वो आपको 90s के लेवल पे मिलेगा। तो जो लोग देख रहे थे तो मेरा उनको सजेशन है कि थोड़ा-सा जो समय आ रहा है उस समय अपनी लिक्विडिटी को भी मजबूत रखें और वेट करें, तो उनको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। जिन लोगों का बहुत दिनों से घर लेने का सपना था, घर लेना एक हमारे यहाँ घर लेना घर नहीं है, एक इमोशन होता है, एक भावना होती है। और इसको मैं आगे देखूँ अगर तो मुझे 2027 में भी इसमें जो क्रैश है वो कंटिन्यू दिखता है और ये वहाँ से 15 से 20% तक यानी 26 एंड अक्टूबर-नवंबर में 10% के आसपास आपको करंट लेवल से क्राइसिस दिखेंगे। 27 एंड के आसपास ये जो क्राइसिस है 15 से 20% के आसपास जा सकते हैं। 28 से दोबारा से राइज करना शुरू करेगा और ये फिर से अपनी जो पुरानी पोजीशन से पाएगा। 26-27 काफ़ी इम्पैक्टफुल ईयर है और आप देखिएगा यहाँ पर रियल एस्टेट का जो क्रैश है देखिए सब जगह क्रैश हो चुका है। सोने में हो गया अगर आप बात करें, चांदी में हो गया, शेयर मार्केट में हो गया, एक यही बचा है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ होती है। तो इसमें क्रैश भी ऐसे नहीं आते कि आज एक दिन में रियल एस्टेट 10% गिर गया, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। तो मैं अगर कहूँ तो रियल एस्टेट का क्रैश ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन हमें अभी पता नहीं चल रहा, उसका इम्पैक्ट आते-आते अगले 5-6 महीने निकल जाएँगे। तो अक्टूबर तक मुझे लगता है कि मेरी सलाह अगर आपको अच्छी लगे तो अगर आप रुकते हैं, तो रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा ऑप्शंस मिल सकते हैं और करंट रेट से 10% का आपको करेक्शन मिल सकता है। ठीक है, रियल एस्टेट भी अब हमारे पास एकदम क्लियर है। सोना, चांदी, कॉपर, रियल एस्टेट अब बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के मन में ये देखिए, प्रश्न मैं है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, डरना नहीं है आपको। हाँ, देखो, सही समय गलत भी हो, तो भी आपको अपनी बुद्धिमत्ता से उसको अपने फ़ायदे में बदल लेना है। यही इस पॉडकास्ट का मकसद भी है और इसलिए मैंने शुरुआत पैसे की बात से की है जी, क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की चर्चा होती है, लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो पैसा कहाँ से बनाएँगे अगर उनकी हुँ, नौकरी चली गई, उनके बिज़नेस पर कोई संकट आ गया, तो इतने समय में जो पैसा जोड़ा है उसका क्या होगा और आने वाले वक़्त में पैसा कहाँ से बनेगा? इसलिए ज्योतिष दृष्टिकोण से हम इसे समझ रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे ज्योतिषियों ने एक प्रेडिक्शन की कि युद्ध के बाद अप्रैल, मई, जून का महीना कुछ ऐसा वक़्त रहेगा जब बैंकों पर बहुत भारी संकट आ जाएगा। अचानक से हमने एचडीएफसी बैंक को लेकर एक न्यूज़ भी सुनी और लोगों के मन में सच में आ गया कि क्या ऐसा होगा। फिर एक न्यूज़ हमने सुनी कि ईरान जो है वो अगर उसने अमेरिका के बड़े टेक कंपनीज़ पर अटैक किया, अगर कहीं इंटरनेट चलना बंद हो गया कुछ वक़्त के लिए भी, तो आपका जो डेटा बैंकों के पास है, अब आप पासबुक में कुछ प्रिंट करवा के तो रख नहीं रहे। आपके पास हुँ, एप्लीकेशन पर है कि ये मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, मेरा म्यूचुअल फंड में इतना इतना जो है पैसा लगा हुआ है, स्टॉक बिल्कुल, मार्केट में इतना पैसा लगा हुआ है। हमारे पास हार्ड कॉपी में कहीं नहीं है। बिल्कुल। अगर इंटरनेट का कोई संकट आ गया, मान लीजिए कल को बैंकों का डेटा उस तरीके से उनके पास नहीं सेफ रहा या कोई हैकिंग हो गई, तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि साहब आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? हालाँकि उसके बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन क्या ये जो बैंकों पर संकट वाली बात कुछ ज्योतिष कह रहे हैं, उसमें आपको दम नज़र आता है? देखिए, सब बकवास करते हैं, कोई रीज़न नहीं बताता। सब कहेंगे हमारी गणनाएँ, हमारी कैलकुलेशन है, तो मेरा ही रहता है कि आप मेरे वीडियोज़ भी देखेंगे तो मैं पूरा तो नहीं लेकिन एक बेस दे देता हूँ कि जहाँ से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। पूरा बताते हैं तो टेक्निकली बहुत लंबा और बोरिंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपका जो पैसा है वो बैंकों में पूरी तरीके से सुरक्षित है।
तो ऐसी किसी भी अफ़वाह में मत आएँ और किसी भी तरीके की चीज़ों में मत जाएँ। इनफैक्ट अगर आपके पास कैश हो तो आप बैंकों में ज़रूर जमा कराएँ। आने वाला जो समय है, मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है भारत की कुंडली में, और ये डिजिटल करेंसी की तरफ भारत के बढ़ते कदम हैं। और मेरी एक रील है सितंबर में, वो 40 मिलियन से ऊपर गई है, जहाँ पर मैं बता चुका हूँ इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर के बाद से डिजिटलीकरण का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। हुँ। तो भारत डिजिटल मुद्रा की तरफ जा रहा है, भारत डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है। तो फिर वही बात है, मोदी जी कभी भी आपका 8 बजे स्वागत करेंगे, तो स्वागत के लिए आप तैयार रहिएगा। तो मैं तो ये कहूँगा, अपने पैसे को मतलब बैंक आप ये कह रहे हैं कि जिनके अभी पास जो ब्लैक मनी है, वो अपना कहीं उसको बैंक वैंक में जमा कराएँ, वाइट करें, नहीं तो फिर इस बार तो लाइन में लगने का मौका भी नहीं देंगे। मैं सीधा आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछ चुके हैं और ख़ास तौर से जब से धुरंधर फ़िल्म आई है, लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तान में हुँ। फ़ेक करेंसी प्रिंट हो रही थी और कैसे उसने एक ज़मीन और एक भूमिका तैयार की हमारी डीमोनेटाइज़ेशन की, नोटबंदी की। अब भी बहुत लोगों का मानना है कि अगर ब्लैक मनी को पूरे तरीके से ख़त्म करना है, तो ₹100 से ऊपर का नोट बंद हो जाना चाहिए। ठीक अब बात है। 500 का चल रहा है। क्या 500 का नोट बंद हो सकता है? जी, डेफ़िनेटली इसमें मैं आपको एकदम कन्फर्म बताता हूँ, इधर-उधर की बात नहीं, 500 का नोट बंद होगा ही। और इसकी जगह आपका डिजिटलीकरण किया जाएगा। छोटे नोट जैसे हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में चलते हैं, वही चलेंगे। और उसका एस्ट्रोलॉजिकल देखिए, पॉलिटिकल रीज़न क्या है वो मेरा कंसर्न नहीं है, बिल्कुल। मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न है। मंगल में राहु, अब राहु क्या है, डिजिटलीकरण को दिखाता है। आप देखिए एआई, आपका जितना मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, जितना आपका साइबर क्राइम या इस तरीके की जो एजुकेशन है, सब राहु से आती हैं। अब राहु का प्रभाव भारत में धीमे-धीमे बढ़ रहा है, अंतर्दशा में भी बढ़ रहा है, और ये जो मंगल है ये भी राहु के ही नक्षत्र में, आर्द्रा में। हुँ। तो अब इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि भारत डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, और मंगल के ठीक बाद भारत में राहु की ही महादशा आनी है। तो उसका एक प्रभाव आएगा कि भारत में अब धीमे-धीमे जो चीज़ें हैं पेपरलेस होनी शुरू हो जाएँगी, उसमें करेंसी भी है, पेपरलेस करेंसी। अगर आप देखें तो आरबीआई ने ऑलरेडी कुछ डिजिटल करेंसी, ₹100 का कॉइन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की है। यानी जिसको हम कहते हैं पूरी तैयारी करके रखी हुई है सरकार के पास। सरकार अपनी योजनाओं के अनुसार कभी भी उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो बड़े नोट तो नहीं चलेंगे। तो एक ही नोट है 500 का, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 500 का नोट आने वाले समय में रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चलिए अब क्योंकि हमने स्पेसिफिक बातें कर ली हैं गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट सब कुछ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ जो मैंने आपसे रैपिड फायर में पूछा था। धन प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो ज्योतिष के हिसाब से वो 3 तरीके जो सबसे अच्छे हैं, जो हर राशि का व्यक्ति कर सकता है और जिसके बाद आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगेगी? देखिए, पहला तरीका तो मैंने किया अपने जीवन में, हुँ, और मैंने ज़ीरो से ईश्वर की कृपा से अच्छी स्थिति में आया हूँ। तो ये तरीका तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसके बाद 2 और भी करने चाहिए। वो 2 पहले को ही सपोर्ट करेंगे। अगर पहला आपने नहीं किया तो वो 2 फेल हो जाएँगे। तो जो पहली जो रेमेडी है वो एक रेमेडी है, 365 दिन, नो संडे, नो मंडे, नो कंप्लेंट, नो हॉलिडे, आपको काम करना है। 366वें दिन आपके पास चाहे जहाँ से भी पैसा आए, आएगा ज़रूर। उसके बाद अब जो इसको सपोर्ट करेंगी 2 रेमेडीज़ एस्ट्रोलॉजिकली, तो आपको क्या करना चाहिए, वीनस जो कि पैसे का कारक है, धन का कारक है, तो सबसे पहले तो इधर-उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं। आपकी हुँ। जो माँ है, जो बेटी है, जो पत्नी है, वही लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। उनके साथ आप कोई गलत बात मत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और माँ लक्ष्मी के आप मंत्र का जाप कीजिए, या फिर आप जैसे मैं मंत्र आपको भी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप दे सकते हैं, उस मंत्र का जाप करें। तीसरी रेमेडी मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में जो भी कमाते हैं, चाहे आप ₹100 कमाते हो, उसका एक अंशदान, यानी वो आपके ऊपर है, चाहे ₹100 हो, चाहे ₹50 हो। मैं तो अपने जिन लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ₹100 बोलता हूँ कि आप ₹100 महीने का किसी गौशाला में अंशदान दीजिए, गायों की सेवा में लगाइए। अगर आप इस 3 चीज़ों को करते हैं, तो आप जिस लेवल पे आज हैं, अगर आप ज़ीरो पर हैं, मेरी गारंटी है 366वें दिन आप 100 पर तो आ जाएँगे। बाकी आपकी मेहनत है। लेकिन पहली रेमेडी मत भूलिएगा, पहली रेमेडी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और 2 रेमेडी आपको उसको करने में सपोर्ट करेगी। साधक और साधना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लक्ष्मी मंत्र एक नाव की तरह है, गौशाला में अंशदान एक पतवार की तरह है, और आपका जो पुरुषार्थ है 365 दिन वाला, वो आपके नाविक की तरह है।
तो तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, नाविक भी चाहिए, नाव भी चाहिए, पतवार भी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि नाविक दूर बैठा रहे, नाव अपने आप पार हो जाए। तो तीनों का अलाइनमेंट जिस दिन आपके जीवन में हो जाएगा, आप इस जीवन में धन की कमी की जो नदी है उसको पार करके अपार सुख की तरफ चले जाएँगे। इस किनारे से जो ज़ीरो पर है, 100 तक पहुँच जाएँगे। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पैसे की बात, धन की बात तो समझा दी। अब मैं युद्ध पर लौटना चाहता हूँ। जी। हाल ही में सीज़ फायर की बात की गई और कहा गया कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर है। जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा मुझे नहीं पता कि ये सीज़ फायर बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन आपका क्या मानना है? अब यहाँ से आगे ये युद्ध किस तरफ आगे बढ़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और ईरान आमने-सामने, बीच में इज़राइल का रोल तो क्या है हम सब जानते ही हैं। देखिए, अभी जो सीज़ फायर हुआ है, मेबी 14 दिन का हुआ है। हुँ, मुझे ऐसा नहीं लगता ये आपका पॉडकास्ट कभी भी आए, बट आई थिंक ये सीज़ फायर एक छद्म जिसको कहते हैं कि आर्टिफ़िशियल है। हुँ। यहाँ पर युद्ध की जो स्थिति है ये बढ़ेगी, युद्ध की जो चीज़ें हैं बढ़नी चाहिए। वो यहाँ नहीं बढ़ेंगी तो किसी और एस्पेक्ट में बसेंगी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप शांत रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने जैसे ना जो इस साल जो आपका बना था, हर आदमी अपनी विश लिस्ट बनाता है कि इस साल मैं ये करूँगा। तो उन्होंने इस साल काफ़ी कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं। अगला नंबर क्यूबा का लगाने वाले हैं। वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसको कुछ दिन वो होल्ड कर दे, लेकिन उनकी है सिंह लगन की कुंडली। नवमांश D9 एंड D1 में जो मून और आपका सन दोनों राहु केतु से बुरी तरीके से पीड़ित हैं। और उनके उनका रिफ्लेक्शन आपको पर्सनैलिटी में दिखता है। जिस भी व्यक्ति का मून पीड़ित होगा, वो ऐसे ही विचार आते हैं उसके अंदर कि एक रात पहले बोलेंगे कि आज की रात हम एक सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। अगले दिन सुबह बोलेंगे बहुत बढ़िया हमारी डील हो गई, अब कोई युद्ध नहीं हो रहा। तो ये कोई दम नहीं है मन इनकी बहुत बातों में। चंचल है। मन चंचल है, चंद्रमा मन का ही कारक है, तो इसलिए वो खाली तो नहीं बैठने वाले। वो जब तक हैं, देखो आर्काइव में जाके लोग चेक कर सकते हैं। मई 2024 में मैंने बोल दिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप पर रेप केस भी लग गया था और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, और उसी के आगे अगली लाइन बोली थी, और जिस दिन ये बनेंगे पूरे विश्व को उथल-पुथल कर देंगे। तो ये अभी चालू रहेगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये होगी कि यूएस में होते हैं मिड टर्म इलेक्शन। सीनेट और आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अकॉर्डिंग इनकी पावर्स डिफाइन होती हैं। तो सीनेट पे जहाँ 33% सीट का हर 2 साल में होता है, तो मिड टर्म इलेक्शंस में काफ़ी इनकी जो पावर है ख़त्म हो जाएगी, पर कतर दिए जाएँगे। जैसे युद्ध के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए अप्रूवल चाहिए होती है सीनेट की। तो उन अप्रूवल्स में कमी आएगी और उसके बाद थोड़ा-सा शांत हो सकते हैं ये। लेकिन अभी ये कौन-सा समय होगा जब वो थोड़ा-सा शांत हो जाएँगे? ये ये तब संकट उन पर ज़्यादा होगा। हुँ। ये नवंबर 2026 मिड टर्म इलेक्शन के बाद से, क्योंकि उनकी पावर कम होगी, वो और बौखलाएँगे। उन पर महाभियोग लगेगा, वो और बौखलाएँगे। तो इस बौखलाहट में फ़िलहाल कुछ महीने तो वो अपने आप में घिरे रहेंगे, और इस बौखलाहट का फिर दुनिया को फिर वो भारी पड़ेगी उनकी खामियाज़ा बौखलाहट भुगतना दुनिया पड़ेगा भर। दुनिया को उनके हाँ। उनके गुस्से का। मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले टाइम में कुछ और कंट्रीज़ को निशाना बनाएँगे, वो ईरान तक रुकने वाले नहीं हैं। क्या ये जो 4 साल का टर्म होता है हुँ। अमेरिका के प्रेज़िडेंट का, ये 4 साल वो पूरे कर पाएँगे कुर्सी पर या उससे पहले? 4 साल तो पूरे करेंगे ये, और जी। 28 तक आत इनकी इसलिए पूरे करने हैं कि इनकी जो डेस्टिनी लिखाई गई है वो इसीलिए लिखाई गई है कि आपको पूरा तहस-नहस करके जाना है। और जब जैसे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी, हिटलर को याद करते हैं, तो ऐसे ही हम जब आज से 50 साल बाद हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक सनकी व्यक्ति था, उसने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक डाल दिया। तो काले अक्षरों में या अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसे प्रेसिडेंट को कभी भी याद नहीं किया जाएगा। और इनके साथ अभी 1-2 चीज़ें और जुड़ी हैं। ये इतना उपद्रव, आतंक मचाएँगे कि दुनिया तो क्या, जो अमेरिका में जो स्टेट्स हैं वो भी इनसे दुखी हो जाएँगी। हुँ। वहाँ पर भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा। बड़ा जेन ज़ी आंदोलन आपने भी देखा, ये पीछे प्रोटेस्ट हुआ ही है। ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे और कुछ स्टेट भी इनसे निकल जाएँगी, और इनका नाम एक और ख़राब वजह से लिखा जाएगा कि इनके टाइम में यूनाइटेड स्टेट का जो यूनाइटेड वाला टाइटल है ये खिसक जाएगा यूएसएसआर की तरह। ये भी आप देखेंगे आर्काइव में 3 साल, 2.5 साल पहले का पड़ा हुआ है। तो इसलिए भी बहुत बुरे काम करने हैं इनको, और अपने अब हर व्यक्ति को प्रारब्ध अच्छे और बुरे काम दोनों सौंपता है, तो ये थोड़ा-सा विनाश का जो प्रारब्ध है वो लेकर आए हैं। तो क्या इस जंग में हारते हुए नज़र आते हैं आपको ट्रम्प? देखिए, ट्रंप अगर हम देखें रणनीति के तौर पर तो हुँ। डेफ़िनेटली हार रहे हैं। जो उनकी प्लानिंग है, रणनीतिक सोच है, वो तो मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखती है, आप न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, सुपर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस कुछ में भी मैं एक चीज़ क्लियर भी कर चुका हूँ,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उस तरीके की वॉर करेंगे कभी भी, जो नागासाकी, हिरोशिमा पर मतलब न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। न्यूक्लियर अटैक नहीं किए करेंगे, न्यूक्लियर प्लांट आपके वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मिसाइल न्यूक्लियर जाए, परमाणु बम जाके पूरा ईरान और तेहरान को समाप्त कर दे। देखिए, उसके बहुत ज़्यादा कहने में बहुत आसान लगता है कि परमाणु बम होगा कि नहीं होगा। जिस देश में होता है, वहाँ के जो लोग इमीडिएट मर जाते हैं, करोड़ों लोग रेडियो एक्टिव लाशें बन के घूमते हैं, कोई कंट्री उनको देती नहीं है, नदियों का पानी जहरीला हो जाता है, ज़मीन 50-60 साल तक बंजर हो जाती है और उसका प्रभाव देखिए तेहरान से मुंबई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2800 किलोमीटर है। उसका प्रभाव कुछ ना कुछ हवा को तो नहीं रोक सकते ना आप, कोई सरहदें नहीं रोक सकते, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना भी करूँगा कि इस तरीके का तो दुस्साहस ना करें वो, और होगा भी नहीं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जी। लेकिन क्या 2026 के साल में दुनिया में कोई और जंग शुरू होती हुई आपको नज़र आती है? भारत-पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ हमें इंडिकेशंस मिलने शुरू भी हो गए हैं और मुझे लगता है कि मई के बाद से या मई मिड मई के बाद से ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो अपना जो एशिया वाला जो ये पार्ट है यहाँ पर डिस्टरबेंस, और ये चाहे चाइना के साथ मिलके करे चाहे जैसे करे, लेकिन इस बार का जो युद्ध होगा वो छद्म युद्ध नहीं होगा। इस बार का जो युद्ध होगा वो वास्तविक युद्ध होगा और भारत मुझे लगता है कि अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका फुल इम्पैक्ट के साथ यहाँ पर अपना अटैक करेगा। पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में मेलेफिक प्लैनेट हैं। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहती है चौथे भाव में जितने मेलेफिक प्लैनेट उतने पार्ट में देश टूटता है। एक पार्ट में टूट चुका है, एक और उसका बाकी है। मुझे लगता है जो बलूच आर्मी है उसका रोल बढ़ेगा और एक जो तो आप कह रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान की जंग 2026 में आपको नज़र आती है और मई के बाद का ये समय आपको नज़र आ रहा है, मई के बाद 15 मई के बाद से 15 बहुत मई के बाद। एक्टिवेटेड लेकिन है। क्या इसमें पाकिस्तान की तरफ से पहल होगी? जी, डेफ़िनेटली। देखिए, भारत को तो मैं कम से कम इतना मान सकता हूँ कि वो कुछ करने वाला नहीं है, शांत देश है और हम चाहते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई जो हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली भी देखी है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली देखी थी 29 मार्च 2025 को, तो वहाँ पर भी हमने देखा था अष्टम भाव में काफ़ी प्लैनेट आए थे। और राहु और शनि जब क्लोज डिग्री कनेक्शन में आते हैं, 21 अप्रैल 2025 को राहु और शनि जो ट्रांजिट के थे क्लोज डिग्री कनेक्शन में शाम को 6:42 पे आए थे। जैसे ही वो क्लोज डिग्री कनेक्शन पे आते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ खराब और नेगेटिव घटनाएं घटती है। तो हमने 22 अप्रैल को पहलगाम देखा, मतलब 24 घंटे के अंदर जो आता है सर। तो जब प्लैनेट्स और ट्रांजिट के ऐसे मेलेफिक प्लैनेट खासकर सेम हुँ, डिग्री कनेक्शंस पे आते हैं, हुँ। क्लोज डिग्री कनेक्शंस पे आते हैं, तो वो कोई इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो कनेक्शंस हैं ये वॉर कराएंगे, और वॉर मुझे लगता है कि भारत तो शुरुआत नहीं करेगा इसमें, जो शुरुआत लेकिन होनी क्या चाहिए। भारत को नुकसान जैसे पहलगाम में हमने देखा, जैसे पुलवामा में हमने देखा, जैसे उरी में हमने देखा, पहले हम पर अटैक हुआ, हमें बहुत नुकसान सहना पड़ा, उसके बाद हमने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की या फिर ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या आपको लगता है कि पहले नुकसान तो भारत को ही उठाना पड़ेगा? मैं अपने भारत के लिए ये वर्ड तो कभी नहीं बोल सकता कि उसका नुकसान हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस युद्ध की पहल पाकिस्तान करेगा हुँ, और उसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो भारत उसका 10 गुना जवाब देगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो पाकिस्तान की जो पावर है वो लॉन्ग टर्म के लिए कम होने वाली है। बलूच आर्मी का इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर। जो मुक्ति वाहिनी वाला काम हुआ था बांग्लादेश में हुँ। 1971 में, बलूचिस्तान वाला पार्ट अलग होना है, पीओके वाला पार्ट डेफिनेटली इंडिया की तरफ आना चाहिए। और यहाँ से अभी पाकिस्तान में भी हम देखें तो एक तरीके से आपका आर्मी रूल चल रहा है, आसिम मुनीर। हुँ, उनका बुद्ध का ट्रांजैक्शंस चल रहा है और वहाँ पर ये मुझे ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में आर्मी का प्रभाव और बढ़ने वाला है। हुँ। तो वो युद्ध जैसी स्थितियाँ आएँगी। आसिम मुनीर जैसे लोग बोलते रहते हैं कि हम तो कभी भी टक्कर मार दें, हम तो पुरानी गाड़ी हैं, भारत मर्सिडीज़ है, नुकसान किसको होगा? तो पहल तो पाकिस्तान करेगा, लेकिन अंत भारत करेगा और बहुत बेहतरीन अंत करेगा इस बार, क्लीन स्वीप। क्या ट्रंप की तरफ से और कोई झटका भारत को मिल सकता है? अभी हमने देखा था ट्रेड डील से पहले टैरिफ 50% टैरिफ। टैरिफ वाले मामले में डेफिनेटली अभी ये फिर से आपका जब ये आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड होना शुरू होगा जुलाई में, तो यहाँ से देखिए इस तरीके की जो ट्रेड डील है, जो ट्रम्प का जो माइंडसेट है, टैरिफ का झटका तो आएगा। टैरिफ को लेके ऑलरेडी आ चुका है मेरा वीडियो टैरिफ को डिटेल्ड हुँ। में, बट यहाँ पर भी मैं बोल दूँ कि टैरिफ को लेके ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा फिर से होगा। ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर बढ़ने वाली है। इस युद्ध के बीच में बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया कि अली ख़ामेनेई की डेड बॉडी किसी ने देखी नहीं थी। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं अब भी, जबकि ईरान ये कह चुका है कि वो मारे गए हैं। अब भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस दिन अमेरिका वापस यहाँ से लौट जाएगा युद्ध को ख़त्म करके,
उस दिन हो सकता है कि अली ख़ामेनी सामने आ जाए। हालाँकि ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियाँ लगती हैं अभी तो। क्या आपको ज्योतिष दृष्टिकोण से कैलकुलेशन से आपको लगता है कि अली ख़ामेनी ज़िंदा मैं हो सकते हैं? इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन बता चुका हूँ, यहाँ पर प्रेडिक्शन दे देता हूँ। अली ख़ामनेई नहीं है, अली ख़ामनेई मर चुके हैं। जो उनके बेटे हैं मुज्तबा ख़ामनेई, वो भी हैं ज़िंदा। लोग कई बोलते थे कि वो भी मर चुके हैं, बट वो अभी ज़िंदा हैं और उस युद्ध में इस टाइम वो लीड कर रहे हैं। हुँ। तो उनका इम्पैक्ट रहेगा, अली ख़ामनेई ज़िंदा नहीं है। दुनिया की हमने बहुत सारी चर्चा की, अब थोड़ी-सी भारत की पॉलिटिक्स की बात कर जी, लेते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं बंगाल और असम पर ख़ास तौर से बात करना चाहता हूँ। ममता बनर्जी बहुत लंबे समय से बंगाल में राज कर रही हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार का चुनाव हो सकता है कि उनके राजनीतिक करियर के लिए निर्णायक साबित हो। जी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर को अगर कोई प्रेडिक्शन करनी है तो डिटेल चाहिए। तो हुँ, ममता बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ को लेके है बहुत कन्फ्यूजन। हुँ, तो इधर-उधर तो हम भागते नहीं हैं। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ ये सही है, जो उनकी सीएम की ऑफिशियल साइट पर पड़ी है, जो उनके हर डॉक्यूमेंट्स पे है, वो है 5 जनवरी 1955। इस डेट को अगर मैं बेस बनाता हूँ, तो इस बेस के आधार पर तो ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। शनि की जो उच्च के शनि की महादशा वो खत्म हो रही है। अगस्त में जाती हुई दशा कहीं न कहीं इनको झटका देकर जाएगी, प्रभाव में कमी आएगी हुँ। और ये राजनीतिक रूप से निर्णायक होगा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ सही है, इस चीज़ को मैं जोड़ रहा हूँ, जिसको वो कई बार 1-2 जगह मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से मिली नहीं उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। तो इस डेट ऑफ बर्थ को माने तो ममता बनर्जी को रिपीट नहीं करना चाहिए। असम, आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा रिपीट करेंगे, बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। अगर हम बीजेपी की इंडिविजुअल कुंडली की बात करें बंगाल में, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है मुझे। ठीक। अब बात राघव चड्ढा की मैं करना चाहता हम्म, हूँ। यूथ के बीच में वो काफ़ी पॉपुलर हैं। जेन ज़ी के लिए जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं और संसद में ऐसे मुद्दे उठाकर बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर वो हो गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा के साथ जो कुछ हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ से आगे क्या वो बीजेपी में जाएँगे या फिर उनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पर खत्म होता हुआ आपको नज़र आता है? देखिए, मैं अभी उनका चार्ट पढ़ ही रहा था कुछ दिन पहले, तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके जो अमात्य कारक हैं वो वीनस हैं और उनकी जो दशा चलती है, राशि दशा जिसको चर दशा कहते हैं, सिंह राशि की दशा है जो अमात्य कारक से 12वें भाव की दशा है। मैं इतना इसलिए बता देता हूँ कि कई लोग बोलते हैं सिर्फ गणना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेस जरूर बता देता हूँ। और भी डिटेल्ड एनालिसिस, जिस दिन उनका जन्म हुआ था ऑलमोस्ट 3 प्लानट नीच के थे, डेबिलेटेड थे, तो उन कंडीशंस को हमने एनालाइज किया है। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुझे उनकी कुंडली में पॉलिटिकल इवेंट्स तो दिखते नहीं थे। हुँ। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई इनकी, कोई उन्होंने कोई इलेक्शन फेस नहीं किया, आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीते। तो जो चौथा भाव होता है जनता का, क्राउन का, वो वीक है उनका। तो मेरे हिसाब से जो इनको मिला था कृपा, इसको मैं कृपा ही कह सकता हूँ, राज्यसभा या आप कहीं से भी नॉमिनेट होते हो उसमें आपकी जनता का कोई मतलब रह नहीं जाता बहुत ज़्यादा। तो जो कृपा की वजह से मिला हुआ था, वो खत्म हो चुका है। जीवन में वो कभी भी इलेक्शन कोई जीत नहीं सकते जहाँ जनता आएगी। ठीक है, चौथा भाव इस तरीके से पीड़ित है। मेरे हिसाब से उनका राजनीतिक कैरियर का ये अंत है। हाँ, इसके बाद वो मुझे लगता है कि इंडिया भी शिफ्ट कर सकते हैं, लंदन या कहीं पर सेटल हो सकते हैं। कोई बिजनेस, बॉलीवुड, कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई प्रोफेशन यहाँ पर अच्छा करते हुए लेकिन दिखते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिकल कैरियर दी एंड, नो इफ नो बट। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन? और ये भी प्रश्न आता है कि क्या 2029 के बाद बीजेपी सत्ता में रहेगी या विपक्ष आएगा? बीजेपी सत्ता में रहेगी कम से कम 2044 तक। ठीक है, बड़ा लंबा पीरियड बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ट्रांजैक्शंस मैं आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। अभी जो समय चल रहा है, मोदी जी का लास्ट ये कार्यकाल है, जैसा सभी लोग बोलते हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, 29 तक। 29 तक। लेकिन ये 29 तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हुँ। कुछ ना कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बन जाएंगी और ये परिस्थितियां बनती हुई मुझे दिखती हैं जून जुलाई 2027 तक आते आते। 2026 भी बहुत कठिन रहने वाला है, काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी दबाव की स्थिति रहेगी, काफ़ी जो अलाइंस हैं वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहेंगे। अब उनके साथ वर्ड भी बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर इस टाइम। तो देखिए, इमेज तो धूमिल हो रही, तो थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य से या राजनीतिक आभा मंडल से अब उनका विदा लेने का समय धीमे धीमे आ रहा है। लेकिन उन व्यक्ति के साथ ये है कि उन पर ईश्वरीय कृपा बहुत अच्छी है, तो उनका जो रिटायरमेंट होगा वो भी ग्रेसफुल होना चाहिए। और उस ग्रेसफुल रिटायरमेंट से मैं जहाँ तक अगर देखता हूँ, उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भारत में राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं, 27 जुलाई के आसपास होने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से जो पॉलिटिकल इम्यूनिटी है वो लेंगे और प्रेसिडेंटशिप की तरफ भारत में बढ़ेंगे। और यहाँ से वो भारत के अगले कम से कम 5 साल तक भारत का मार्गदर्शन किसी ना किसी वे में करते रहेंगे राष्ट्रपति के रूप में।
अब आता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे तो कौन सा व्यक्ति भारत के पीएम बनेगा। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेगा। हुँ, तो यहाँ से बहुत पुरानी प्रेडिक्शन है, योगी आदित्यनाथ आएंगे, भारत में प्रधानमंत्री का पद धारण करेंगे, इस टर्म को पूरा करेंगे, 29 में उनके फेस पर फिर से इलेक्शन लड़ा जाएगा हुँ, और उस इलेक्शन के लड़ने के बाद लगातार उनकी सूर्य की शुक्र की महादशा, सिंह लगन की कुंडली बहुत अच्छी तरीके से 2044 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है नेहरू जी का रिकॉर्ड शायद टूट गया होगा या तो नहीं टूटा होगा, अभी टूटना है। टूटना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति योगी आदित्यनाथ होंगे। और उस टाइम भारत सनातन में, धर्म में, अध्यात्म में, और हम कहेंगे हम सोने की चिड़िया तो नहीं, भारत जो अपनी पुरातन परंपरा है, पुरातन ज्ञान है, और वही असली साइंस है जिसको आजकल नासा वाले या न्यूटन या कॉपरनिकस चोरी करके ले गए थे। तो वो ज्ञान फिर से धरातल पर आएगा, रिसर्च होगी उनकी। और एक अच्छी लाइन तो होती है कि आपका अयोध्या हो गया है, अभी मथुरा काशी का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा हम भारतवासी धन्य अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे योगी जी के हाथों में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंत्रों की। सनातन को मानने वाले हर घर में किसी न किसी मंत्र का जाप ज़रूर होता है। अलग-अलग मंत्रों का अलग-अलग प्रभाव है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उसकी ठीक विधि नहीं जानते हैं और उन मंत्रों का ठीक से अगर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे कॉमन मंत्र बताएँ, जो हर कोई जाप कर सकता है, लेकिन उसकी सही विधि जानकर अगर सही तरीके से किया जाए, तो उसका पूरा बेनिफिट लिया जा सकता है। चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो या बाकी और भी कोई मंत्र हो। आपका अनुभव किस मंत्र के साथ सबसे अच्छा रहा, सबसे प्रभावशाली रहा? देखिए, इसका मैं अगर कुछ जवाब दूंगा तो पहले मैं सवाल पूछूंगा, आप ईश्वर को किस रूप में मानते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ईश्वर को मेरे हिसाब से अपने पिता गार्जियन के रूप में मानते हैं, हुँ, ठीक है। आपने ये कहा ना कि मंत्र की विधि क्या होनी चाहिए, हर चीज़ को हमें देश काल पात्र के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। जब बहुत विधि विधान बताए गए थे तब ऋषि परंपरा रही थी, चाहे वैदिक काल हो चाहे ऋग्वैदिक काल हो। अब मेरा जो देखिए, हर लॉजिक को, हर चीज़ को लॉजिक के साथ लगाना चाहिए, और जहाँ पर आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करे। अब सबके सबके अपने अपने राम हैं, जो हुँ, मेरे राम है वो मेरे गार्जियन है, पिता है। तो मैं अपने पिता से, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ बचपन की, मैं ये बोलता हूँ मैं कई जगह, बचपन में मैं अपने पिता को शायद कभी पापा एक बार में तो नहीं बोला हूँगा। पहले फिर कुछ मिला के 1-2 वर्ड इशारे से, लेकिन वो हर बार मेरी बात समझे होंगे क्योंकि वो मेरी भावना समझ रहे होंगे। हुँ, तो ईश्वर के साथ विधि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी भावना। जिसकी रही जैसी भावना उसने वैसी प्रभु की मूरत देखी। मंत्रहीन, क्रियाहीन, आप ईश्वर को कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकते विधि-विधान से अगर आप आ जाएँ, तो हम आखिरी में चाहे जितना योग्य ब्राह्मण हो उसको बोलना पड़ता है ना कि मंत्रहीन, क्रियाहीन पूजा स्वीकार कीजिए। तो सामान्य रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उच्चारण का दोष कभी नहीं लग सकता, उसकी भावना अगर सही है। ये हमें, मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि जी सिखा गए थे, राम को मरा पड़ा था, लेकिन उनके लिए तो राम ही थे। तो उल्टा नाम जपा वाल्मीकि ने और ब्रह्म के समान हो गए। तो आप पढ़िए, करिए, आपको महामृत्यु विष्णु सहस्त्रनाम लोग कहते हैं बहुत कठिन है जी। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप सही पढ़ोगे। इस डर से कि वो तुम आपको डंडा लेके मारेंगे कि आपने विष्णु राम को जगह मरा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आपके कर्म देख रहे हैं, आपकी भावना देख रहे हो। देखो, ईश्वर को सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएँगे तो आप ईश्वर को आसानी से समझ जाएँगे। उस ईश्वर को मानिए जिसने आपको बनाया है, उसको मत मानिए जिसको यहाँ पर बना दिया गया है, हुँ, फैब्रिकेट कर दिया गया है। तो वो ईश्वर एक जगह बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ है, वो है कर्म। अगर आपके कर्म इस लायक नहीं है कि जो आप माँग रहे हो और आपने उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, तो नहीं देगा, सर पटक-पटक के आप चाहे कुछ भी कर लो। एक व्यक्ति जिसने पूजा नहीं की लेकिन उसके कर्म इतने प्रभावशाली हो गए हैं, तो ईश्वर ज़रूर उसको देते हैं। तो अब यहाँ पर लोगों में निराशा आ जाती है, मैं 24 घंटे पूजा करता हूँ, मेरा काम नहीं होता, ये बिल्कुल पूजा नहीं करता, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, यहाँ पर आने के बाद आपको कर्म करने हैं, उसके बाद उन कर्मों को करने के लिए शक्ति, सही कर्म को करने के लिए डायरेक्शन, वो प्रार्थना आती है। पहले आप एक प्रारब्ध लेके आए, यानी कि 3P कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। फर्स्ट पी एक सेट प्रारब्ध लेके आए पूर्व जन्म संचित कर्मों के आधार पर।
33% आपका लाइफ का पार्ट, जिसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके माता-पिता कौन होंगे, आपके भाई-बहन कौन कौन होंगे, आपको फिज़िकल बॉडी कैसे मिलेगी और आपको हुँ, घर परिवार में कहाँ पर जन्म लेना है, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। उसको कहते हैं सेट प्रारब्ध। हुँ, उस प्रारब्ध के बाद आता है आपका पुरुषार्थ का पार्ट, जो है सेकंड पी। अगर आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया तो चाहे जितना सेट प्रारब्ध अच्छा हो, राजा के यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है और कंगाल के यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति भी राजा बन सकता है, अगर पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ का हमारे जीवन में इस तरीके से प्रभाव आए कि हम और अच्छे काम कर सकें, तो थर्ड पी काम आता है प्रार्थना। तो जिसके जीवन में पुरुषार्थ, प्रारब्ध और प्रार्थनाओं का कॉम्बिनेशन आ जाता है, उसका जीवन बन जाता है। तो आप ईश्वर की पूजा कीजिए, ईश्वर से ईश्वर की तरह बात कीजिए। मैं कोई मंत्र आज आपको नहीं बताऊँगा। आप केवल ईश्वर के सामने बैठ जाइए और बिल्कुल डायरेक्ट बात कीजिए। बहुत सरल और आसान विधि है। सबसे आसान वर्ड है, कलयुग केवल नाम आधारा। आप राम का नाम लो, उनके सामने बैठो, अगर आपको बाकी सब कुछ कठिन लगता है, और बिल्कुल वैसे बात करो जब आप बचपन में अपने पिता के साथ बैठ के बातें करते थे कि मैं ये कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? रास्ता आप बताओ। तो वो तो इमीडिएट बता देते थे। लेकिन ये क्या करेंगे, इमीडिएट तो नहीं आ सकते, लेकिन आपके लिए कोई ज़रूर कोई ना कोई संकेत भेजेंगे कि आप सही डायरेक्शन में हो, गलत डायरेक्शन में हो। और जो माँगना है डायरेक्ट माँगो, बोलो घर चाहिए, घर दिलाओ। अब ये सब मत बोलो कि अपनी शरण में ले लो। जब ये लाइन उसी को बोलनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, कि मुझे शरणागत कर दो। इसका मतलब है कि आपका जो ऐश्वर्य, वैभव, मोह, ये तीनों चीज़ें जब खत्म होंगी तभी तो आप शरणागत होगे। जब तक आप इस माया मोह में हो, धन में हो, शरणागत हो ही नहीं सकते। तो जब सांसारिक जीवन में भेज दिया है पुरुषार्थ, तो अच्छे से बात करो, राम का नाम लो, जो चाहिए माँगो और बोलो गाइड करो। और ईश्वर कैसे आते हैं? ईश्वर ऐसे ही आते हैं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति आए होंगे, जो अचानक आपके जीवन में आए, 1 बार मिले, 2 बार मिले, लेकिन कोई ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के चले गए कि वो आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट हो गया और आपने उनको बहुत ढूँढा, वो नहीं मिले। तो ईश्वर किसी न किसी के थ्रू आपके पास संदेश ज़रूर भेजेगा। जो भगवान के डाकिये होते हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजर भी भगवान का सिर्फ़ एक डाकिया है, दैवज्ञ, प्रारब्ध पढ़ने वाला। यानी कि उसने जो प्रारब्ध लिख के दिया है, वो पढ़ के बता रहा है, उसके अंदर 1% भी क्षमता नहीं है कि आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन ला पाए। वो एक पोस्टमैन की तरह पढ़ रहा है कि डेस्टिनी का ये, और वो चिट्ठी भी कब खुलेगी? जब आपको ज़रूरत होगी और जब ईश्वर आपकी मदद करना चाहेगा, तभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और तभी आप सही एस्ट्रोलॉजर से भी मिलोगे, जो आपको बताएगा कि इस समय आपके लिए जो चिट्ठी है, जो मैसेज है, वो ये है। तो आप मेरे पास आने की जगह आप ये काम करें, और इस काम को और इम्पैक्टफुल करना है तो आप वो नारायण बैठे हैं, उनकी सेवा आराधना शुरू कर दें, बस। एस्ट्रोलॉजर का इतना ही काम है। जैसे रास्ता, आप गली में रास्ता भटक गए हैं कि इस गली जाऊँ, उस गली जाऊँ, अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है नहीं ये पता उस गली में है, वही एस्ट्रोलॉजर, सिंपल, बस। ना वो आपके साथ जा रहा है, ना वो आपकी मदद कर रहा है। जिस ईमानदारी और सच्चाई से आपने इस बात को बताया, मैं उम्मीद करता हूँ उतनी ही लोगों के दिल तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। मैं अंत में चाहता हूँ कुछ ऐसे प्रश्न जो इस समय लोग बहुत डरे हुए हैं, ख़ास तौर से अंधविश्वास को लेकर। बहुत अंधविश्वास फैल गया। लोग कहते हैं विज्ञान की सदी है, 21वीं सदी। लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि अंधविश्वास भी उतनी तेज़ी से फैला है। ज्योतिष से जुड़े हुए, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए, वास्तु से जुड़े हुए, टैरो से जुड़े हुए, स्टोन पहनने से जुड़े हुए, नज़र लगना, तंत्र मंत्र, इन सब से जुड़े हुए सबसे बड़े अंधविश्वास क्या हैं, जो आप हर रोज़ फेस करते हैं जब लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं और आपको लगता है कि ये 4, 5, 6 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोगों के जीवन से बिल्कुल गायब हो जाएँ, जो ये मान रहे हैं, जो सोच कर चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसका सच सामने आना चाहिए? देखिए, सच में अगर बोलूँ तो जैसे एक मुझे बहुत कॉमन सुनने को मिलता है कि हम पर नज़र दोष है, किसी ने कुछ कर दिया है, पुराने लोग आज भी मानते हैं। तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं माँ बगलामुखी शत्रु का नाश करती है, मैं मानता हूँ शत्रु का नाश करती है, अगर वो सच में आपका शत्रु है। यहाँ पर तंत्र मंत्र का जो यूज़, अगर आप चाहे कोई भी पूजा पाठ कर ले, वो होगा तभी जब आपका जो संकल्प है वो पवित्र और सही होगा, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा होगा, तभी तंत्र काम करता है। आप लाख तंत्र करा लो किसी को मारने के लिए, वो कभी काम नहीं करेगा। आप माँ बगलामुखी के किसी मंदिर में जाके ये प्रार्थना लो कि वो सामने वाला तबाह हो जाए, वो मेरे हिसाब से कभी हुँ। इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता, नामुमकिन है। आप ये बोलो कि मैं उन्नत हो जाऊँ, मेरे जीवन में अच्छाई हो, तो यहाँ पर कई बार दैवी कृपा हो जाती है। बाकी ये जादू टोना, वशीकरण, ये कुछ भी नहीं है। और देखो, हर आदमी को लॉजिक मानना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मोदी जी के इतने दुश्मन हैं,
मोदी जी को मारने के लिए हर कंट्री 1000-2000 करोड़ देने को तैयार है। जैसे पाकिस्तान से अगर बात करें तो 1000-2000 करोड़ का इंतजाम तो हो जाएगा कि मोदी जी छटपटा के मर जाएँ। वो गुड्डा बनाए उसमें फिर सुई चुभाएँ जो दुनिया भर का दिखाते हैं। तो ऐसा तो फिर मोदी जी पे कांग्रेस वाले करा दें कि 1000 करोड़ रुपए नहीं होंगे उनके पास कि ये आदमी सत्ता घेर के बैठा है, 1000 करोड़ तो हम 1 महीने में कमा लेंगे जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री आ गया। जिसको बोलेंगे अदानी अंबानी को घर दे जाएगा। ट्रम्प को लोग निपटवा दें। ईरान में तो आप बोलते हैं मुस्लिम तंत्र बहुत काम करता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं मुस्लिम तंत्र या मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं ट्रम्प को एक ट्रम्प का गुड्डा बनाए उसमें सुई चुभाए और ट्रम्प तय हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। तो समझो जब उन पे काम नहीं कर रहा, जब इतना बड़ा और वो तो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ में तो इस वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा तांत्रिक होगा वो काम करने को तांत्रिक क्या तांत्रिकों का पूरा गाँव आके उसमें बैठ के काम करने लगेगा। फिर भी बोलते हैं ना एक बाल तक बाँका नहीं होता, तो तंत्र मंत्र फिजूल है। जो लोग ईश्वर का आराधना करते हैं उन जिनके कर्म सच्चे हैं उन पर ईश्वर हमेशा उसी तरीके से नज़र रखता है जिस तरीके से एक योग्य बच्चे पर उसके पिता की नज़र रहती हो चाहे कहीं पर भी हो। वो हो सकता है कि आपको ना आए अच्छे टाइम में, लेकिन जैसे ही बुरा टाइम आएगा वो प्रोटेक्शन देने आएंगे, तो आप अच्छे काम करते रहिए। और मैं कहता हूँ तंत्र जिसको करना है मेरे पे करके दिखा दो, जहाँ पर बुलाओ मैं आने को तैयार हूँ, कुछ भी करके दिखा दो। तंत्र नाम की चीज़ आपका बुरा नहीं कर सकती। आप अपने अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये वो ऊर्जाएं आपको वो ताकत देती हैं कि आप वो जीवन में अच्छा काम कर सके, आपके जीवन में वो अवसर आ सके। लेकिन अवसर आएंगे तो जरूर, लेकिन उसमें भी जब तक आपकी मेहनत, मेहनत से बड़ी देखिए कोई चीज़ नहीं, और मेहनत ही पूरा तंत्र है। जिसने मेहनत वाला एस्पेक्ट पकड़ लिया, हम लोग मोदी जी की नकल करते हैं ये वो, तो देखो वो इंसान 18-20 घंटे काम भी तो करता है। हम 8 घंटे के बाद कहते हैं नहीं, और संडे की पूरी छुट्टी, और सैटरडे की भी चाहिए, वीकडे भी चाहिए हमें। दूसरा, न्यूमरोलॉजी को लेके मेरा कोई इसमें विरोध नहीं है, लेकिन मेरी जो उसमें जो 1-2 सवाल रहते हैं कि उनकी जितनी कैलकुलेशन है डेट ऑफ बर्थ लेके होती है, और एक हम्म, डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं। 24 घंटे का वो एक वो ले रहे हैं। अब जैसे अगर हम लें 17 सितंबर 1950, उस दिन करीब इंडिया में 62,000 लोग पैदा हुए थे। उस दिन पूरे वर्ल्ड में करीब 2.5-3 लाख लोग पैदा हुए थे। तो अब जितने लोग 17 सितंबर 1950 के, मुझे बताएं क्या वो प्रधानमंत्री बन गए? अब इस डेट को आप कैसे बताओगे कि ये प्रधानमंत्री बनेगा या इसका प्रारब्ध क्या? इतने सारे लोग प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम जो डेस्टिनी है उसको काफ़ी नैरो डाउन कर सकते हैं, सेकंड्स में जा सकते हैं। सस्टेयांस जैसे चार्ट जो सेकंड्स में बदलते हैं, 150 जैसे चार्ट जो मुझे लगता है आज तक कोई करता ही नहीं है। वो कर इसलिए नहीं पाते कि एक्यूरेट टाइम नहीं होता। बर्थ टाइम करेक्शन एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, और जब तक आपका टाइम सेकंड तक एक्यूरेट नहीं है तब तक कम से कम D60 जैसे चार्ट नहीं बन सकते। और पराशर जैसे जो ऋषि हैं जो कह के गए, जिस लग्न चार्ट पे हम खेलते हैं 2 घंटे, उससे 5 टाइम्स इम्पैक्टफुल चार्ट है आपका D60 चार्ट, जो 99.99% लोग देखते ही नहीं है। और इसीलिए देखिए, जब किसी साइंस, आप इसको साइंस मान रहे हो, किसी साइंस के आप जब सारे आयामों को और ऋषियों के जो निर्देश हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, 2 घंटे, अब यहाँ पर हालांकि 2 घंटे का लग्न आ गया आपका तो काफ़ी नैरो डाउन तो वैसे ही हो गया एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप देखें तो हमने 22 घंटे तो ऊपर के हटा ही दिए ना। उस 2 घंटे में भी जब सेकंड्स तक आप आ जाएंगे, वहाँ पर फिर आपका डेस्टिनी का आपने कितना उसको नैरो डाउन किया, यही आपकी एस्ट्रोलॉजी है। 2 घंटे से अगर आप उसको एक्यूरेट उस पोजीशन पे ला सकते हैं, 1-2 सेकंड के डिफरेंस तक बर्थ टाइम करेक्शन करके, तो जो आपकी प्रिडिक्शन का रेशियो है 100% होगा। लेकिन ये करने वाले लोग महान हमारे गुरुजी के.एन. राव सर हैं, और जो भारतीय विद्या भवन में जुड़े हैं उनके साथ वो लोग हो सकते हैं। थोड़ी बहुत मुझे भी इस विषय की जानकारी है, उसको और सीख रहा हूँ। तो जितना आप डेस्टिनी को नैरो डाउन करोगे उस टाइम को, उतना ही आपकी प्रेडिक्शन सही होगी। एक आखिरी प्रश्न मैं नीम करौली बाबा को लेकर पूछना चाहता हूँ क्योंकि जी। आप उनके बहुत बड़े भक्त हैं और जी। बड़े सारे आपके अनुभव भी हैं। कोई एक ऐसा अनुभव आप हमारे दर्शकों तक भी पहुँचाइए, जो बताए कि जब श्रद्धा आपके मन में होती है, तो क्या चमत्कार कर सकती है मैं आपको श्रद्धा? अपने जो पॉडकास्ट के अनुभव है, जो मैंने अभी शेयर भी किया था, बताता हूँ। मेरी मैरिज के बाद हम संतान के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे और मैं बहुत उनको फॉलो करता था। तो हुआ कोइंसिडेंट ये कि मैं उनसे मांगने गया और किसी वजह से मेरी वाइफ नहीं जा सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि तुम कुछ लिख के मुझे दे दो कि क्या अर्जी है तुम्हारी, क्या रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने कहा मैं लिख के नहीं दूंगी। तो मैंने कहा क्या? तो मैं कहा, उन्होंने कहा कि हम संतान के लिए करें। मैं एक अच्छे, उन्होंने कहीं किसी बच्चे की फ़ोटो देखी होगी, तो उन्होंने उस बच्चे की फ़ोटो मुझे कहा मैं इसका प्रिंट करके दे देती हूँ आपको, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है दे दो, हम वहाँ पर ये रिक्वेस्ट डाल देंगे और मैं भी हाथ जोड़ लूँगा उनके आगे।
अब हुआ यूँ कि मुझे सुबह जल्दी निकलना था, संयोगवश वो प्रिंट में क्या हुआ जब उसका प्रिंट निकाला किसी फ़ोटोग्राफ़र से उस फ़ोटो का या कहीं पर प्रिंटर से, तो उसी फ़ोटो के 2 प्रिंट बन के आ गए। ये बड़ा मेरे साथ एकदम जीवन बदलने वाला एक वो रहा, तो 2 प्रिंट बन के आ गए। तो मैंने कहा ये तो एक फ़ोटो के लिए कहा था हमने, तो मैंने कहा इसको हम बीच से काट देते हैं, एक ही करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इसको ऐसे डाल दो, काटना शुभ नहीं होता। तो मैं उनके आश्रम गया और मैं बहुत पहले से जाता था। बहुत सारे अनुभव हैं, एक ये लेटेस्ट अनुभव रहा है पीछे कुछ 2020-21 के आसपास का। तो मैंने फिर वो 2 फ़ोटो ऐसे ही डाल दी और फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हम संतान को लेके बहुत परेशान हैं। आप कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में संतान आए। तो वो इवेंट के शायद 2 या 3 महीने बाद हमें जानकारी मिलती है कि जो मेरी वाइफ़ हैं वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जो रिपोर्ट निकल कर आई वो एक ट्विन्स बच्चे आए थे। अरे! तो मेरे एक बेटा है बहुत प्यारा और एक बेटी है और और एक कोइंसिडेंट बच्चे का बता देता हूँ मैं और मेरे बच्चे कुछ ऐसे हैं कि उन्हें ब्लैंकेट से बहुत प्यार है, कंबल। ये जो हुँ। लोग मुझे जानते हैं, मेरे घर के लोग हैं, उनको पता होगा। अब मेरा जो बेटा है, वो जैसे नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते हैं। तो वो जहाँ भी जाए, दिन में हो, रात हो, तो वो अपना ब्लैंकेट लेके चलता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। वो ब्लैंकेट अपने पैरों पर जब जब तक उसके नहीं होगा ना, वो दूध पिएगा, ना खाना खाएगा। रात को भी अब वो बड़ा हो चुका है। वो ब्लैंकेट हमने लिया था जब वो 2-3 महीने का रहा होगा। अब वो ब्लैंकेट उसके आता नहीं है, आधा होता है, लेकिन वो फिर भी उसी ब्लैंकेट को लेता है जब तक उसके पैरों में नहीं आ जाएगा। तो हम लोग तो ये कहते हैं हमारे घर नीम करोली बाबा की कृपा आ चुकी है, उनकी आशीर्वाद है ये बालक। तो ये मेरे जीवन में परिवर्तन किया, मेरे जीवन में उस समय उन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया, जब मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या है। हर व्यक्ति को पर्पस ऑफ लाइफ पता होना चाहिए। एक चीज़ के बाद समझ में आता है कि ये चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा और हमें कुछ और करना है और मैं शायद इसके लिए तो नहीं हूँ जिसलिए मैं आया जो मैं कर रहा हूँ। तो उसको लेके बहुत दुविधा थी। तो मैं उस दुविधा में उनके पास गया था। उस दुविधा में जाने के बाद फिर मैं अध्यात्म की तरफ सनातन की तरफ, ज्योतिष की तरफ आकर्षित हुआ। तो आज मैं देखिए आपका जो काम हो वो आपका पैशन हो। ये अब मेरा पैशन है, काम नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए माँ की तरह है, ज्ञान की तरह है जिसको मैं रात-दिन पूजता हूँ, जीवन भर सीखने की कोशिश करता रहूँगा। मेरे जीवन में अभी मैं खुद एक बुक लिखने वाला हूँ उन पर, उनके बहुत सारे चमत्कार हैं। टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे अपनी प्रेज़ेंस दिखाई है। मैं एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, उसको डिस्क्राइब भी करूँगा। मुझ में नीम करोली बाबा की सिद्धि है। सिद्धि का मतलब आप किसी जादू-टोने को मत समझिएगा। सिद्धि उन्होंने मुझे ये दे दी है कि मुझे हर कार्य को करने की क्षमता दे दी है, सिद्ध करने की क्षमता दे दी है कि अगर मैंने कोई संकल्प लिया है, तो मैं उसे सिद्ध कर सकता हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मुझे ये काम करना है और उस काम की मैं सिद्धि कर सकता हूँ, कार्य सिद्धि। तो ये सिद्धि मुझे नीम करोली बाबा से मिली है और इस सिद्धि में कई बार मैं अपने जो हमारे पास जो आते हैं परेशान लोग अपने जीवन में, मेरे ऑफिस में टिश्यू बॉक्स वाला बॉक्स रखा रहता है, लोग द्रवित होते हैं, अपनी भावनाएँ कहते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ बोलता हूँ कि ऊपर जो करेंसी चलती है, अगर आपको कुछ खरीदना है भगवान की दुकान से, तो वहाँ जैसे आपको अपना कम्फ़र्ट खरीदना है, तो वहाँ नोट नहीं चलेगा, पुण्य कर्म चलेंगे। तो उसी पुण्य कर्म से अगर आपके जीवन में दिक्कत चलती है और बहुत सारे लोग जो जानते होंगे और जिनके लिए मैंने बोला होगा वो समझ जाएँगे। तो मैंने कहा है कि नीम करोली बाबा से कहा है और ये भी मिरेकल हुआ है कि मेरे जीवन में अगर कोई भी संचित पुण्य कर्म है तो उसका कुछ भाग इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये मुझसे ज़्यादा दुखी हैं इस वक़्त। और मैं आपको यकीन के साथ बताऊँ उन्होंने मेरा मान-सम्मान रखा है। लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएँ की हैं। अब देखिए वो विषय आता है तो थोड़ा हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसीलिए मैंने कहा मुझे नीम करोली बाबा की सिद्धि है कि मुझे हर कार्य में जितना पुरुषार्थ चाहिए उसको करने की मुझे सिद्धि देते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं। और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन में देखिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है और गोविंद तक जाने के लिए गुरु ज़रूर चाहिए आपके पास। तो अगर आप नीम करोली बाबा देखिए कुछ ही भारत के महान संत हुए हैं, देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा जिन्हें आप सच्चे अर्थों में संत बोल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करें, उनसे जीवन का मार्गदर्शन लें। नीम करोली बाबा जो आपके घर के सबसे नियरेस्ट हो, वहाँ जाएँ और मेरी आपको जीवन में कभी कोई सहायता चाहिए नीम करोली बाबा जाने के लिए, पहुँचने के लिए, तो मैं, मेरी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
मैं यहाँ से फिर से बोलूँगा और बहुत भावना के साथ बोलूँगा कि मेरे जीवन के जो भी संचित पुण्य कर्म मैंने अर्जित किए हैं, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और कठिन समय में हैं, उनको ट्रांसफ़र हो जाए, मैं कुछ अच्छे काम करके फिर से कमा लूँगा। बट आपके जीवन में कुछ भला हो, जैसे ही आपके कानों में ये नीम करोली बाबा का ये जो ज्ञान है, ये जो शब्द गए हैं, आपका जीवन और बेहतर हो इस पॉडकास्ट के बाद। आपको अपना पुरुषार्थ करने में और संबल मिले, जीवन में आप और उन्नति करें और आप पर जो आशीष है, वो ऐसे ही बरसता रहे। मुझे लगता है बाकी एस्ट्रोलॉजर्स और आपके पॉडकास्ट के दौरान मैंने ये फ़र्क महसूस किया कि आपकी बातें दिल से निकलती हैं और इसीलिए सुनने वालों के भी दिल तक पहुंचती हैं। जी, और जो इस पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने लोगों से वादा किया था कि अगर आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो ये हमारा वादा है कि पॉडकास्ट का अंत होते-होते वो डर और भय आपके दूर हो जाएँगे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि वाक़ई आपने लोगों के मन में जो डर हैं, जो भय हैं, उन्हें पूरे तरीके से दूर कर दिया है, श्रद्धा के इम्पोर्टेंस को समझाया है और जी, ज्योतिष और अंधविश्वास के बीच में कितना बड़ा फ़र्क है। एक ज्योतिष आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, क्या बदलाव ला सकता है, आपने उसे बहुत सुंदर तरीके से समझा है। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मंच से मैं कुछ लोगों का भला कर सकूँ और जो लोग सुन रहे हैं, उन पर कृपा हो और जितने लोग सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नीम करोली बाबा की जय और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपने जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका भी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।